मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। मुगल साम्राज्य की स्थापना ज़हीर-उद-दीन बाबर के द्वारा 1526 में ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में निर्णायक विजय के पश्चात की गई थी तथा साम्राज्य का विस्तार उनके उत्तराधिकारी के समय में भी जारी रहा। औरंगजेब 1657 से 1707 के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार अपने चरम पर पहुंच गया था। इसके साथ ही विघटन की प्रक्रिया भी औरंगजेब के समय में ही शुरू हो गई थी। औरंगजेब के कमजोर उत्तराधिकारी और इस प्रक्रिया को रोकने में असमर्थ रहे। औरंगजेब के द्वारा किए गए क्षेत्रीय विस्तार ने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने के बजाय उसकी नींव को कमजोर कर दिया, जिसका मूल कारण औरंगजेब की सामाजिक धार्मिक नीति थी। ये नीतियां उसके पूर्वजों के विपरीत असहिष्णु और कट्टरता से प्रेरित थी। पतन के कारण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विश्लेषण किया जा सकता है। राजनीतिक कारण क्या? औरंगजेब के निःशक्त उत्तराधिकारी। औरंगजेब के निःशक्त उत्तराधिकारी। मुगल शासन व्यवस्था केंद्रीकृत होने के कारण सम्राटों के व्यक्तित्व पर अत्यधिक निर्भर थी। इस प्रकार कमजोर सम्राटों का प्रभाव प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित हुई। औरंगजेब के पश्चात सत्तारूढ़ होने वाले सभी सम्राट दुर्बल थे, अतः वे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ रहे। साम्राज्य का बृहद आकार। 1687 ईस्वी तक औरंगजेब ने दक्कन के प्रांतों बीजापुर, गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके पश्चात वह कर्नाटक को भी मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए प्रयत्नशील हो गया। विजयी क्षेत्रों में बिना किसी ठोस प्रशासन की व्यवस्था किए निरंतर युद्ध में उलझे रहने के कारण साम्राज्य अंदर से कमजोर होता गया। साम्राज्य कमजोर होने से क्षेत्रीय शक्तियां कैसे मराठा आदि के उदय के साथ साथ दरबारी मुगल अमीरों को भी षड्यंत्र करने का अवसर मिल गया। इसके साथ ही साम्राज्य की भौगोलिक विविधता एवं उत्तम संचार व्यवस्था की कमी ने भी इसके तीव्र पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मुगल अभिजात वर्ग का पतन। जब मुगल भारत आए तो उनके पास एक साहसिक चरित्र था, परंतु अत्यधिक धन विलास और अवकाश ने उनके चरित्र को कमजोर कर उन्हें अयोग्य एवं उत्तरदायित्व विहीन कर दिया। उनके अंततः पतन का मुख्य कारण अभिजात वर्ग का एक बंद निगम के रूप में कार्य करना था। एक अन्य कारण असाधारण जीवन शैली और विलासिता प्रदर्शन जैसी उनकी खराब आदतें भी थी। इन सब के कारण बड़ी जागीरों के बावजूद कई अभिजात वर्ग दिवालिया हो गए। उनका पतन प्रारंभ हो गया, परंतु संपूर्ण अमीर वर्ग के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हीं के मध्य मुर्शीद कुली खान, निजामुल मुल्क सआदत खान जैसे सुयोग्य अमीर भी थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में दृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके उसका निवास किया। दरबार में गुटबंदी। औरंगजेब के अंतिम दिनों में दरबार में उमरा वर्ग प्रभावशाली गुटों में बंट गए थे। उन गुटों में साम्राज्य में शाश्वत राजनीतिक अशांति की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। प्रत्येक गुट का प्रयत्न यह रहता था कि वह सम्राट के कान भरे और सम्राट को दूसरे गुट के विरुद्ध कर दे। ये गुट आपस में छोटे छोटे युद्ध भी लड़ते रहते थे। विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध भी ये गुट एक नहीं हो सके और आक्रांताओं से मिलकर षड्यंत्र रचने में आगे रहे, जिससे साम्राज्य का शासन लुप्त प्राय हो गया। यहाँ तक कि निजामुल मुल्क और बुरहानुल मुल्क ने नादिर शाह से मिलकर दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और अपने निहित स्वार्थ के लिए साम्राज्य के हितों को न्योछावर कर दिया। उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम। मुगलों से ज्येष्ठाधिकार लॉ ऑफ प्राइमोजिनेचर का नियम नहीं था। मुगलों में ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं था, अतः मुगल शहजादे सम्राट बनने के लिए स्वयं को समान रूप से योग्य समझते थे और अपने दावे के लिए लड़ने को तैयार रहते थे। शक्तिशाली शासक निर्माता उमरा वर्ग केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए शासकों को सिंहासन पर बैठाते अथवा उतारते थे। इस प्रकार उत्तराधिकार के नियमों का अभाव मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। मराठों का उत्थान। मुगल साम्राज्य के पतन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था पेशवाओं के अधीन मराठों का उत्थान। उत्तर भारत की राजनीति में मराठे सबसे शक्तिशाली बनकर उभरे तथा मुगल दरबार में सम्राट निर्माता की भूमिका निभाने लगे। इसके साथ ही मराठों ने भारत को अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रांता से बचाने का प्रयास किया। यद्यपि मराठे भारत में एक अस्थायी सरकार बनाने में असफल रहे, फिर भी उन्हें मुगल साम्राज्य के विघटन में बहुत योगदान दिया। सैन्य कारण क्या था? मुगल विघटन का एक अन्य कारण मुगल सेना की क्षमता में ह्रास और मनोबल में कमी थी। मुगल साम्राज्य के विघटन के मुख्य कारणों में से एक सेना का नैतिक पतन था। इसका मुख्य स्रोत सेना की संरचनात्मक कमजोरियां थी। अनुशासन की कमी के कारण सेना एक भीड़ में बदल गई। सैनिकों में अभ्यास का अभाव था, साथ ही उनके पेशेवर प्रशिक्षण भी नहीं मिलते थे। सैन्य अपराध के लिए कोई नियमित सजा नहीं थी। औरंगजेब के द्वारा भी राजद्रोह, कायरता, युद्ध के समय कर्तव्य की उपेक्षा जैसे मामले की अनदेखी की गई। इसके अतिरिक्त मुगलों की सैन्य व्यवस्था की कमजोरी के बारे में ये तर्क दिया जाता है कि उनके हथियार और युद्ध के तरीके काफी पुराने हो चुके थे।
जागीरदारी संकट। औरंगजेब के शासन के अंतिम काल में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में जागीर भूमि और खलीसा भूमि में परिवर्तित किया गया। वहीं दूसरी ओर नए मनसबदारों की नियुक्ति जारी रही, जिससे एक विरोधाभास की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। साथ ही युक्त काल में क्षेत्रीय प्रशासन कमजोर होने से जागीरों की जमादानी और हासिलदानी में आने वाले अंतर ने मनसबदारों की सैन्य स्थिति को कमजोर किया, जो मुगल साम्राज्य के रीढ़ कहे जाते थे। आर्थिक कारण क्या था कि शाहजहां के समय में कर की दर को उत्पादन के आधे हिस्से तक बढ़ा दिया गया था। भव्य इमारतों के निर्माण पर शाहजहां के द्वारा किए गए व्यय से साम्राज्य के संसाधन पर भारी बोझ पड़ा। औरंगजेब के दीर्घकालीन दक्षिण युद्धों ने न केवल कोष ही रिक्त कर दिया, अपितु देश के व्यापार और उद्योग को भी नष्ट कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य को वित्तीय दिवालियेपन का सामना करना पड़ा, जिसकी शुरुआत औरंगजेब के समय और उसकी मृत्यु के बाद ही हो गई थी। युद्धों में सेना के आवागमन से बड़ी फसलें नष्ट हो गई। कृषकों ने तंग आकर कृषि करना छोड़ दिया, लूटमार प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप माल मिलने में कठिनाई हुई और निर्यात प्रभावित हुआ। इस काल में टैक्स फार्मिंग की प्रणाली का सहारा लिया जाता था। हालांकि इस पद्धति से सरकार को ज्यादा लाभ नहीं हुआ, पर उनसे लोगों की स्थिति और खराब हो गई। मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्षण काल में देशी बैंकिंग, बीमा, व्यापारिक संस्थान साम्राज्य के महत्वपूर्ण सहयोगी थे, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उक्त संस्थानों ने क्षेत्रीय शक्तियों में अधिक स्थायित्व लक्षण देखकर उन्हें सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। इससे मुगल साम्राज्य आर्थिक दिवालियेपन की ओर बढ़ने लगा। कृषि क्षेत्र में नगण्य निवेश और आश्रितों की संख्या बढ़ाना, भू राजस्व की दर में बढ़ोतरी, समय के साथ नई प्रौद्योगिकी का विकास न होना तथा शहरी जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त अधिशेष पर निर्भर रहना आदि जैसे कारणों ने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। सामाजिक कारण। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार ने भी सामाजिक असंतोष को बढ़ा दिया। धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के अभाव के कारण भी लोगों में एक रोष की भावना थी। गरीबों पर अनावश्यक कर आरोपित कर दिए गए थे। सभी गैर मुस्लिम लोगों पर कर लगा दिया गया था। धार्मिक कारण। औरंगजेब स्वभाव से बड़ा कट्टर था, इस्लामी कानून के अनुसार ही कार्य करना चाहता था, परंतु इस कानून का विकास भारत के बाहर बिल्कुल अलग परिस्थितियों में हुआ था और ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह भारत में भी कारगर सिद्ध होगा। औरंगजेब ने कई अवसरों पर अपनी गैर मुसलमान प्रजा की भावनाओं को समझने से इनकार कर दिया। मंदिरों के प्रति अपनाई गई उसकी नीति और गैर और इस्लामी कानून के आधार पर जजिया को दोबारा लागू करके न तो वह मुसलमानों को अपने पक्ष में कर सका और न ही इस्लामी कानून पर आधारित राज्य के प्रति उसकी निष्ठा प्राप्त कर सका। इस नीति के कारण सतनामी बुंदेलों जाटों ने विद्रोह कर दिया। दूसरी ओर इस नीति के कारण हिंदू भी इसके खिलाफ हो गए। ऐसे वर्ग सशक्त हो गए जो राजनीतिक तथा अन्य कारणों से मुगल साम्राज्य के विरुद्ध थे। औरंगजेब की दक्षिण नीति। दक्कन में निरंतर युद्ध को जारी रखने की औरंगजेब की गलत नीति मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। ये युद्ध 27 साल तक जारी रहा। उससे साम्राज्य के संसाधन को भारी क्षति पहुंची। बाह्य आक्रमण और यूरोपीय आगमन। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने मरणासन्न मुगल राज्य को बहुत आघात पहुंचाया। राजकोषीय रिक्त हो गया और रासायनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई। जो लोग मुगल नाम से भय खाते थे वे अब सिर उठाने लगे, मुगल सत्ता की खुलकर अवहेलना करने लगे। सैन्य दुर्बलता। मुगल सैन्य दुर्बलता के कारण 18वीं शताब्दी में भारत में सैनिक सामंतशाही का बोलबाला हो गया था। यूरोपीय कंपनियां सैनिक सामंत बन गई और शीघ्र ही भारतीय रजवाड़ों से व्यापार और सैनिक सत्ता के आगे निकल गईं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय लाभ ने मुगल साम्राज्य के पुनरुत्थान की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई जीती, साथ ही दक्कन और गंगा क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। समय बीतने के साथ वे पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में सक्षम हो गए। मुगल साम्राज्य के पुनरुत्थान के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। नई शक्तियों का उत्थान। पंजाब में सिख, राजपूताना में राजपूत, रोहिलखंड में रोहिला सरदार और आगरा और मथुरा में जाट अधिक शक्तिशाली हो गए। बंगाल, अवध और हैदराबाद में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा पहले ही कर दी थी। मुगलों के पतन के क्या परिणाम हुए? ब्रिटिश शासन के लिए भारत के द्वार खुल गए। भारतीयों को एक सूत्र में बांधने वाली कोई प्रणाली नहीं रही। ऐसी कोई ताकत नहीं रही जो पश्चिम से आने वाली शक्तियों से लड़ सके। स्थानीय राजनीति और आर्थिक शक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने लगी। कई रियासतें स्वतंत्र हो गई, जैसे कि बंगाल, अवध और हैदराबाद। निष्कर्ष हो गया। समग्रतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मुगल साम्राज्य का पतन विघटन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, संगठनात्मक कारणों से हुआ। अकबर की नीतियों से विघटन के तत्वों पर कुछ समय तक प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सका, लेकिन समाज व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन कर पाना अत्यधिक जटिल था। जब तक अंग्रेजों ने सिंहासन संभाला, विघटन की सामाजिक और आर्थिक शक्तियां अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी।
इस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब में राजनीतिक योग्यता और दूरदर्शिता दोनों की कमी थी। वे ऐसी नीतियों के पालन में भी था असमर्थ रहा जिनसे परस्पर विरोधी तत्वों पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती थी। इस प्रकार औरंगजेब ने केवल परिस्थितियों का शिकार था, बल्कि उसने स्वयं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देने में योगदान दिया जिनका वह स्वयं शिकार बना। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय था। देखो, 1761 तक मुगल साम्राज्य पृष्ठभूमि क्या थी? 1761 तक मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र के लिए साम्राज्य रह गया था, क्योंकि इसकी कमजोरियों ने स्थानीय शक्तियों को स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान किया। फिर भी मुगल सम्राट की प्रतीकात्मक सत्ता बनी रही, क्योंकि उन्हें अभी भी राजनीतिक वैधता का स्रोत माना जाता था। नए राज्यों ने प्रत्यक्ष रूप से मुगल अधिकार को चुनौती नहीं दी तथा अपने शासन को वैधता प्रदान करने हेतु लगातार उनका अनुमोदन प्राप्त करते हुए, इसलिए 18वीं शताब्दी में इन राज्यों के उद्भव ने राजनीतिक पतन के बजाय एक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व किया। इसने शक्ति शून्यता और राजनीतिक अराजकता की स्थिति को उत्पन्न करने के बजाय शक्ति का विकेंद्रीकरण किया। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे कुछ राज्यों को उत्तराधिकार राज्य के रूप में देखा जा सकता है, जो केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के साथ मुगल प्रांतों के सूबेदारों द्वारा स्वायत्तता के प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे। अन्य राज्य जैसे कि मराठा, अफगान, जाट, पंजाब आदि मुगल अधिकारियों के विरुद्ध स्थानीय सरदार, जमींदार और किसानों द्वारा किए गए विद्रोह से उत्पन्न हुए थे। उन्हें विद्रोही राज्य की संज्ञा दी गई थी। ये राज्य राजनीतिक और स्थानीय परिस्थितियों में एक दूसरे से काफी भिन्न थे। उत्तराधिकारी राज्यों और विद्रोही राज्यों के अतिरिक्त राजपूत क्षेत्रों, मैसूर, त्रावणकोर जैसी कुछ रियासतें भी थीं, जो पहले से ही बहुत स्वायत्त थीं और अब 18वीं सदी में पूरी तरह स्वतंत्र हो गईं। क्षेत्रीय शक्तियाँ। बंगाल हो गया। 1717 में बंगाल में मुर्शीद कुली खान की नियुक्ति इस सूबे की स्वायत्तता का वाहक बनी। इसे औरंगजेब के द्वारा प्रारंभ में राजस्व प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात 1710 में 2 साल के छोटे अंतराल के बाद बहादुर शाह ने उसे उसी पद पर पुनः नियुक्त किया। जब फर्रुखशेर बादशाह बना तो उसने इस पद पर मुर्शीद कुली खान की नियुक्ति को अस्थायी कर दिया। साथ ही उसे बंगाल का नायब सूबेदार और उड़ीसा का सूबेदार भी बना दिया। आगे चलकर 1717 में उसे जब बंगाल का नाजिब बना दिया गया तो उसे एक ही साथ नाजिम और दीवान जैसे 2 पद संभालने का अभूतपूर्व अवसर मिला। नियंत्रण और संतुलन की जिस व्यवस्था द्वारा साम्राज्य के इन दोनों अधिकारियों को अंकुश रखने के लिए पूरे मुगल काल में शक्ति का जो विभाजन जारी रखा गया था, उसी को बस इस तरह समाप्त कर दिया गया। मुर्शीद कुली खान, जो अपने मजबूत राजस्व प्रशासन के लिए जाना जाता था, कि अपनी स्थिति को और मजबूत करने में सहायता मिली। इस प्रकार उसने औपचारिक रूप से मुगलों की सत्ता की अवज्ञा नहीं की तथा सदैव शाही खजाने को राजस्व भेजता रहा। मुर्शीद कुली ने अपने प्रत्येक राजस्वदायी क्षेत्र का एक विस्तृत सर्वेक्षण कराने के लिए अपने अन्वेषण भेजे और जमींदारों को समय पूर्ण राजस्व चुकाने हेतु विवश किया। इसके लिए उसने छोटी छोटी कुप्रबंधित जमींदारियों के स्थान पर अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली जमींदारियों के विकास को बढ़ावा दिया, जबकि शोषणकारी जमींदारों को दंडित किया गया। साथ ही कुछ जमींदारों को दूरस्थ प्रांत उड़ीसा भेजकर उनकी जागीरों को खालिसा में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार 1717 से 1726 तक के काल में कम संख्या में बड़े भूपतियों का उदय हुआ। ये भूपति समय पर मालगुजारी की वसूली में नाजिम की सहायता करते थे। उन्होंने इनके संरक्षण में अपनी संपत्तियों को भी बढ़ाया। बंगाल का व्यापार हमेशा से लाभदायी था। मुर्शीद कुली के काल में राजनीतिक स्थिरता और खेतिहर उत्पादकता की वृद्धि ने ऐसे व्यापारिक कार्य को बढ़ावा दिया। 17वीं सदी में बंगाल से रेशमी और सूती वस्त्र, चीनी और तेल आदि उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक वितरण केंद्रों से होते हुए स्थल मार्ग से फारस और अफगानिस्तान भेजे जाते थे। इसी प्रकार हुगली बंदरगाह से होकर समुद्री मार्ग के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया, फारस की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों तक जाते थे। बंगाल का व्यापार संतुलन सदैव उसके अनुकूल रहा था, क्योंकि बंगाल का माल खरीदने यूरोप की कंपनियां काफी कीमती धातु लेकर आती थी, जिनको नकदी पर आधारित अर्थव्यवस्था और राजस्व ढांचे में आसानी से शामिल किया जाता था। 1726 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने 1727 से 1739 तक बंगाल पर प्रशासन किया। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद सरफराज खान ने सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। 1741 में बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खान ने बिहार उड़ीसा के नायब सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में पराजित कर बंगाल का नवाब बन गया।
अलीवर्दी खान की 1756 में मृत्यु हो गई। उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिराजुद्दौला को नामांकित किया, लेकिन राजगद्दी के लिए अन्य दावेदारों द्वारा चुनौती दिए जाने के कारण दरबार में गुटबंदी प्रारंभ हो गई और शक्तिशाली जमींदार और वाणिज्य साहूकारों को एक अत्यंत महत्वाकांक्षी नवाब सिराजुद्दौला से खतरा महसूस होने लगा। इससे बंगाल का प्रशासन अस्थिर हो गया, जिसका लाभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। हम बंगाल में 1757 के पलासी षड्यंत्र जिसे हम बंगाल में 1757 के पलासी षड्यंत्र के रूप में जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला का शासन समाप्त हो गया, इसे बाद के खंडों में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया। अवध प्रांत पश्चिम में कन्नौज जिले से पूर्व में कर्मनाशा नदी तक विस्तृत था। 1722 में सादत खान को सूबेदार नियुक्त किए जाने के साथ ही अवध लगभग स्वतंत्र हो गया था। अब अराजकता को समाप्त करने और बड़े जमींदारों को अनुशासित करने में सफल रहा। उसने एक नई राजस्व व्यवस्था भी लागू की, जिससे उसके साम्राज्य के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हुई। सादत खान का उत्तराधिकारी उसका भतीजा सफदर जंग बना, जिसे 1748 में साम्राज्य के वजीर के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही उसे इलाहाबाद प्रांत की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई। 1753 में उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव दृष्टिगोचर हुए, जब अवध और इलाहाबाद छिन्न हो रहे साम्राज्य के से स्पष्ट रूप से स्वतंत्र होते प्रतीत होने लगे। सफदर जंग की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शुजाउद्दौला की अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। सफदर जंग की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शुजाउद्दौला की अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। सफदर जंग, दिल्ली। तो जब अफगान नेता अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठों से युद्ध हेतु पुनः भारत आया, तो उस समय शुजाउद्दौला अपने स्थानीय विरोधियों एवं मराठों को कमजोर करने के लिए अफगान आक्रमणकारियों का साथ दिया। उसने अपने क्षेत्र अवध और इलाहाबाद में उसकी स्वायत्तता और शक्ति 1764 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध तक बनी रही। अंग्रेजों और बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम के बीच हुए बक्सर के युद्ध 1764 में शुजाउद्दौला ने भी भाग लिया था। इस युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद के स्वायत्त राज्य की स्थापना 1724 में शाही दरबार के शक्तिशाली अभिजात वर्ग के सदस्य चिनकिलिच खान ने की थी। उसने निजामुल मुल्क आसिफ जाह की उपाधि धारण की। यद्यपि उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से केंद्रीय सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, लेकिन व्यवहार में उसने एक स्वतंत्र शासक की तरह कार्य किया। उसने उदंड जमींदारों को दंडित किया और उन हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता दिखाई जो आर्थिक रूप से समृद्ध थे। परिणाम स्वरूप हैदराबाद में एक नए क्षेत्रीय अभिजात वर्ग का उदय हुआ, जो निजाम का समर्थक था। साथ ही उसने भूराजस्व प्रबंधन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया। कर्नाटक मुगलों के दक्कन सूबों में से एक था और हैदराबाद के निजाम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन जैसा व्यवहार में निजाम दिल्ली से स्वतंत्र हो गया था, ठीक उसी तरह कर्नाटक के उप गवर्नर, जैसे कर्नाटक के नवाब के रूप में भी जाना जाता था, ने स्वयं को दक्कन के वायसराय के नियंत्रण से मुक्त कर लिया था। 1740 के बाद कर्नाटक के नवाब पद पर अधिकार के लिए हुए बार के संघर्ष के कारण स्थिति बिगड़ गई। उसने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान कर दिया। मराठा। मुगल साम्राज्य के विरोध स्वरूप उत्पन्न अन्य सभी शक्तियों की तरह मराठे का भी मुगल साम्राज्य द्वारा किए गए दमन और 27 वर्षों के युद्ध का इतिहास रहा है। 1681 में औरंगजेब के नेतृत्व में मुगलों द्वारा मराठा साम्राज्य पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ। जब औरंगजेब की 40 साल की असफल दक्कन युद्ध के बाद मृत्यु हुई, उस समय तक मराठा अधीनस्थ राज्य ही था। यद्यपि मराठा साम्राज्य निश्चित रूप से कमजोर हो रहा था, किंतु सत्तारा में शाहू और कोल्हापुर स्थिति उनकी ताराबाई के मध्य गृह युद्ध के कारण ये प्रक्रिया और अधिक तीव्र हो गई। ताराबाई 1700 ईस्वी के बाद अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल संघर्ष को आगे बढ़ा रही थी। ताराबाई गुट के साथ टकराव का समाधान आगे चलकर 1731 में बरबन्ना की संधि में हुआ, जिसमें कोल्हापुर राज्य शिवाजी द्वितीय को दे दिया गया। इस तरह मराठा गृह युद्ध का तो समापन हुआ, पर राज्य का नियंत्रण धीरे धीरे शिवाजी के वंश से हट कर पेशवाओं के हाथों में चला गया। 1719 में सैयद बंधुओं के द्वारा दिल्ली में एक कठपुतली सम्राट बनाने में सहायता करके पेशवा प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ ने अपने महाराज के लिए एक मुगल सनद प्राप्त किया। इसके तहत साहू को दक्कन के 6 मुगल सूबों में चौथा और सरदेशमुखी
और मालवा गुजरात में चौथे का महाराष्ट्र की स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने का अधिकार प्राप्त हो गया। मराठा गृह युद्ध समाप्त होने के बाद राज्य का नियंत्रण धीरे धीरे शिवाजी के वंश से पेशवाओं के हाथों में आ गया। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने। मराठा ने स्थानीय जमींदारों को सालाना नजराना देने की परंपरा को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं की। बाजीराव की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब 1740 से 61 के रूप में भी जाना जाता था, को उनकी जगह नियुक्त किया गया। नाना साहब को पानीपत के तृतीय युद्ध में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना अहमद शाह अब्दाली से बुरी तरह पराजित हुई। ये मराठा प्रभुत्व में गिरावट की शुरुआत थी। ये शायद केवल मराठा राज्य था जो मुगलों को विस्थापित कर एक नवीन अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने की क्षमता रखता था, लेकिन मराठों की राजनीतिक प्रकृति के कारण ये क्षमता कभी पूरी तरह से अमल में नहीं आ पाई। मराठा सरदारों में एकता का अभाव था, साथ ही उनके पास ऐसा दृष्टिकोण और कार्यक्रम नहीं था जो एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर सके। इसलिए वे मुगलों को प्रतिस्थापित करने में विफल रहे, यद्यपि वे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध निरंतर युद्धों में सफल रहे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे की पराजय का कारण अब्दाली के सैन्य बलों की संख्या मराठा सैन्य बलों से अधिक थी। दिल्ली से संपर्क काट दिए जाने से मराठा शिविर में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बिना भेदभाव के लिए लूटमार करने की मराठा नीति से मुस्लिम और हिंदू शक्ति जैसे जाट और राजपूतों ने भी मराठा का साथ छोड़ दिया। मराठा कमांडरों की आपसी ईर्ष्या ने उनके पक्ष को कमजोर कर दिया। अब्दाली की सेना कुशल, संगठित और सुसज्जित थी। उसने ऊंटों पर घूमने वाली बंदूक का प्रयोग कर मराठा सैन्य बलों में भय पैदा कर दिया। अफगानों की शक्तिशाली सेना अहमद शाह अब्दाली का योग्य नेतृत्व, मराठों में एकता की कमी, छापामार युद्ध प्रणाली का परित्याग, पानीपत के तृतीय युद्ध का राजनीतिक महत्व। हालांकि युद्ध में मराठा मानवीय जीवन का भारी नुकसान हुआ, लेकिन मराठा शक्ति जल्द ही पहले की तरह मजबूत हो गई। उसने लगभग 40 वर्षों तक अपने आप को इसी तरह स्थापित रखा। यद्यपि दूसरे अंगल मराठा युद्ध 1803 के द्वारा इन पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित नहीं हो सकी। महान मराठा सरदारों की मृत्यु के बाद गलत महत्वाकांक्षा वाले रघुनाथ राव जैसे लोगों के लिए रास्ता खुल गया। इसने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में मराठा प्रतिष्ठा को कम कर दिया। मराठों का एक अखिल भारतीय साम्राज्य का सपना विश्वसनीय रूप से समाप्त हो गया। इसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। जाट दिल्ली मथुरा आगरा के आसपास रहने वाले कृषि कार्य में लगे जाटों ने औरंगजेब की दमनकारी नीति के विरुद्ध विद्रोह किया था। हालांकि मुगल सम्राट औरंगजेब ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन वह क्षेत्र अशांति बना रहा। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी। जाटों की शक्ति सूरजमल 1756 से 63 के नेतृत्व में अपनी सर्वोच्चता पर पहुंच गई थी। इस स्थिति में मुगल अधिकारियों को उस संज्ञान में लेने के लिए बाध्य किया गया, जिन्होंने घेराबंदी पर सफलतापूर्वक अब्दाली की सेना से अपने को सुरक्षित रखा। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे का समर्थन किया। उन्होंने मुगल राजस्व व्यवस्था को अपनाकर एक अस्थायी राज्य की नींव रखने की कोशिश की, लेकिन 1763 में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन हो गया और ये छोटे छोटे जमींदारों में विभाजित हो गया, जिनसे अधिकांश लूटमार पर आश्रित रहने लगे। रुहेला तथा बंगश पठान, अली अहमद खान बंगश और अन्य अफगान वीरों ने फर्रुखाबाद के पास के इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जो अब अलीगढ़ और कानपुर के मध्य स्थित है। इसी प्रकार नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रशासनिक अव्यवस्था के दौरान अली मोहम्मद खान ने दक्षिण में गंगा और उत्तर में कुमायूं पहाड़ियों के बीच हिमालय की तलहटी में रोहेलखंड नामक एक अलग रियासत की स्थापना की। रोहेले लगातार अवध, दिल्ली और जाटों के साथ संघर्ष करते रहे। राजपूत औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर केंद्रीय सत्ता के कारण प्रांतीय शक्तियों हेतु नए अवसर का अभियुद्ध हुआ। 18वीं शताब्दी के पहले 3 दशकों के दौरान उत्तरी प्रांतों में कई नए प्रादेशिक राज्यों का उदय हुआ। मुगलों के साथ राजपूत के तनावपूर्ण संबंध ने उन्हें मुगल विरोधी गुट बनाने के लिए प्रेरित किया। अजीत सिंह, जय सिंह द्वितीय, दुर्गावास राठौर ने मुगलों के विरुद्ध एक गुट बना लिया। सैयद बंधुओं का मुगल दरबार में अन्य गुटों के साथ संघर्ष के दौरान राजपूतों ने स्वयं हितों को पूरा करने वाली कई नीतियों का पालन किया। राजपूतों ने मुगल दरबार में सैयद बंधुओं के प्रभुत्व के समय ही कई प्रतिष्ठित पद प्राप्त किए और इस प्रकार राजपूतों को दिल्ली से पश्चिम में सूरत तक साम्राज्य के विशाल भाग पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। इसके अलावा राजस्थान में प्रमुख राजपूत अमीरों ने जटिल साम्राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त कर दिया। राजपूत ने अलग स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण करने के लिए अपने प्रदेशों के विस्तार के लिए काफी प्रयास किया। जिसके अलावा चूंकि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कठिनाइयों के बोझ तले दबा जा रहा था, तो इसका लाभ उठाकर राजपूत राजाओं ने नजराना देना भी बंद कर दिया।
मैसूर मैसूर में विजयनगर साम्राज्य से स्वतंत्र होने के बाद बाडियार वंश का शासन स्थापित हुआ। 18वीं शताब्दी में यह राजा चिक्का कृष्णराज का शासन था, परंतु वास्तविक शक्ति तो दो मंत्रियों नंदराज और देवराज के हाथों में निहित थी। 1760 ईस्वी में हैदर अली ने नंदराज की शक्ति का अंत कर दिया और स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। हैदराबाद के बाद दक्षिण भारत में उभरी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का नेतृत्व किया। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों के सहयोग से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। साथ ही उनकी मदद से उसने एक कुशल पैदल सेना और तोपखाने को प्रशिक्षित किया। मैसूर सेना में यूरोपीय ढंग का अनुशासन स्थापित किया गया। हैदर और उसके बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने भू राजस्व सीधे किसानों से वसूलने और उन्हें वेतनभोगी अधिकारियों द्वारा नकदी के रूप में इकट्ठा करने की प्रणाली की शुरुआत की। इस तरह राज्य के संसाधन आधार काफी विस्तृत हो गए। हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य एक केंद्रीय सत्ता स्थापित करने में सफल रहा। इसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और व्यापारिक हितों के कारण लगातार युद्ध की स्थिति बनी रही। हैदर अली ने 1766 में मल्लाबार और कालीकट पर हमला कर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात उसने सुंडा, सीरी और गुट्टी को भी अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार उसने महत्वपूर्ण रूप से सीमाओं का विस्तार किया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अपने पिता की नीतियों का पालन किया। उसका शासन 1799 में अंग्रेजों से पराजय के बाद समाप्त हो गया। वह अपनी राजनीति श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 18वीं शताब्दी के अन्य राजाओं ने मुगल साम्राज्य की राजनीतिक वैधता को चुनौती नहीं दी। इसके विपरीत अपनी स्वतंत्रता के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में टीपू ने मुगल सम्राट के बिना किसी संदर्भ के सिक्के जारी किए। सम्राट शाह आलम नाम के विपरीत उन्होंने अपना नाम में खुतबा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज जारी करवाया। उसने अपने शासन को वैध बनाने के लिए ऑटोमन खलीफा से सनद प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसने मुगल साम्राज्य के साथ पूरी तरह से संबंध समाप्त नहीं किए। टीपू एक यथार्थवादी शासक था और इस कारण टीपू ने जहां आवश्यक समझा मुगलों की सत्ता को स्वीकार किया और जहां नहीं समझा वहां इसकी अवज्ञा की। त्रवणकोर दक्षिण में मलाबार तट पर स्थित दक्षिणतम राज्य त्रवणकोर ने हमेशा मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। इसका महत्व 1729 के बाद बढ़ा, जब उसके राजा मार्तंड वर्मा ने पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित आधुनिक शस्त्रों से लैस एक शक्तिशाली और आधुनिक सेना की सहायता से अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने डचों को अपने क्षेत्र से बाहर कर दिया, अंग्रेजों को अपनी शर्तों पर व्यापार करने के लिए बाध्य किया और स्थानीय सामंत प्रमुखों का दमन किया। साथ ही उसने सिंचाई हेतु कई कार्य किए, सड़कों और नहरों का निर्माण करवाया, विदेशी व्यापार के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दिया। हालांकि त्रवणकोर औपचारिक रूप से मुगल व्यवस्था का अंग नहीं था, फिर भी 17वीं सदी से ही शाही और कुलीनों का व्यापार एक सुस्थापित मुगल परंपरा बनने लगी थी। 1766 में मैसूर में त्रवणकोर पर हमला किया। 1766 में मैसूर ने त्रवणकोर पर हमला किया। मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी रवि वर्मा के काल में उसकी राजधानी विद्युता और कला का केंद्र थी। यूरोप वासियों का आगमन कब हुआ? पृष्ठभूमि मुगल साम्राज्य की सैनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां जो भी रही हो, मुगल सम्राट देश की विभिन्न जातियों में एक राष्ट्र की भावना जगाने और सामूहिक रूप से साथ लेकर चलने में पूर्णतः असफल रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय देश समुद्री नेविगेशन के क्षेत्र में अपनी प्रगति और अपनी व्यापारिक महत्वाकांक्षा के कारण ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार पर अधिकार स्थापित करने की तलाश में थे। उनके लिए भारत स्पष्ट रूप से एक प्रमुख लक्ष्य था, क्योंकि ये व्यापार और मुनाफाखोरी के लिए अधिकतम अवसर प्रदान कर रहा था। इस प्रकार भारत आने वाले यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली पहले थे। पुर्तगाली क्या थे? जैसे देखो, वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। वास्को डी गामा ने के भारत आने से और भी पुर्तगालियों का भारत आने का क्रम प्रारंभ हो गया। पुर्तगालियों के भारत आने के दो प्रमुख उद्देश्य थे: अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त होना, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगाल सरकार ने व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए पुर्तगाली ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। कंपनी वायसराय के नियंत्रण के अंतर्गत काम करती थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य समुद्र पर पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित करना एवं केवल व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य के लिए भारत के साथ पुर्तगाली संबंधों को सीमित करना था।
अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। उसे कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। अल्फांसो द अल्बुकर्क की उपलब्धियां: उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। साथ ही उसने फारस की खाड़ी में स्थित पश्चिमी एशिया के हरमुज और दक्षिण पूर्व एशिया के मलक्का को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और दमन और दीव में भी पुर्तगाली व्यापार केंद्र बनाए गए। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली नियंत्रण को मजबूत बनाया। यह एक कुशल प्रशासक था। उसने स्थानीय लोगों को भी प्रशासन में सम्मिलित किया। उसने अपने देशवासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा अगला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। 1530 ईस्वी में उसने अपना कार्यालय कोचीन से गोवा हस्तांतरित किया। गोवा को पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। कुन्हा ने सैनथोमी, चेन्नई, हुगली, बंगाल और दीव काठमांडू में पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। पुर्तगालियों के पतन के कारण अल्बुकर्क के बाद भारत में पुर्तगाली प्रशासन कमजोर हो गया क्योंकि उनके उत्तराधिकारी कमजोर और अक्षम थे। पुर्तगाल अधिकारियों को उनके देश की सरकार द्वारा उपेक्षित किया गया। उसके वेतन कम थे। इस प्रकार वे भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त हो गए थे। पुर्तगालियों ने जबरदस्ती ईसाई धर्म में रूपांतरण और अंतर्विवाह की नीति अपनाई जिसने मूल निवासियों से उनकी शत्रुता को बढ़ाया। 1580 में पुर्तगाल का स्पेन के साथ विलय हो गया तथा जिसमें भारत में पुर्तगाली हितों की उपेक्षा हुई। पुर्तगालियों को भारत में डच से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। पुर्तगालियों ने ब्राजील की खोज की जिससे भारत पर वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। पुर्तगालियों का महत्व: पुर्तगालियों ने मलाबार और कोंकण तट पर ईसाई धर्म का प्रसार करना शुरू किया। मिशनरियों जैसे सेंट फ्रांसिस जेवियर, फादर रुडोल्फ और फादर मैसेरेटे ने ईसाई धर्म के प्रचार में एक प्रमुख भूमिका निभाई। मिशनरियों ने पश्चिमी तट पर स्कूल कॉलेज स्थापित किए जहाँ स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की गई। मिशनरियों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर शोध किया। फादर हेरोस ने सिंधु घाटी सभ्यता पर एक गहन अध्ययन किया। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। बाइबिल को कन्नड़ और मलयालम भाषा में मुद्रित किया। पुर्तगाली भारत में तंबाकू जैसी कुछ फसलें और कुछ फल और सब्जियां भी लाए जैसे आलू, भिंडी, मिर्चा, अनानास, सपाटा, मूंगफली इत्यादि। भारत में गॉथिक वास्तुकला की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के साथ मानी जाती है। डच हो गया। पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। 1592 ईस्वी में ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। कॉर्नेलियस हाउटमैन भारत आने वाले पहले डच थे। डचों ने तमिलनाडु में नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, बंगाल में चिनसुरा और मलाबार तट पर माहे में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में डच मुख्यालय नागपट्टनम में स्थापित किया गया। डच पुर्तगाली और अंग्रेज की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके और इस तरह उन्होंने भारत छोड़ दिया। इंडोनेशिया के व्यापार वाणिज्य पर डचों का पूर्ण एकाधिकार एक अन्य कारण था जिस कारण उन्होंने भारत पर अपने दावे को छोड़ दिया। डेनमार्क भारत आने वाली एक छोटी औपनिवेशिक शक्ति थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1616 में हुआ था। उन्होंने तमिलनाडु 1620 में के ट्रावनकोर में व्यापारिक आउटपोस्ट स्थापित किया था। अपने राजा फ्रेडरिक पांचवें के सम्मान में 1755 में सेरामपुर पश्चिम बंगाल के निकट फ्रेडरिक नागोर नामक स्थान पर एक कॉलोनी स्थापित की गई थी। डेनमार्क के साथ युद्ध के दौरान अंग्रेज भारत द्वारा इस पर 2 बार कब्जा किया गया। फ्रेडरिक नागोर एक वाणिज्य उद्यम के रूप में विफल रहा। डेनिश लोगों के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या थे कि सन 1799 में विलियम कैरे और उनके 2 साथी बैप्टिस्ट मिशनरियों ने बाइबिल की प्रतियां मुद्रित करने के लिए सेरामपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। 1891 में कैरे ने सेरामपुर कॉलेज स्थापित किया जो एशिया में पश्चिमी शैली की उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली पहली संस्था थी। 1827 में डेनमार्क के किंग द्वारा रॉयल चार्टर जारी कर सेरामपुर कॉलेज को कोपेनहेगन के समान विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दे दी गई। सन 1845 में डेनमार्क ने सेरामपुर को ब्रिटेन को सौंप दिया। इस तरह बंगाल में करीब 150 वर्षों तक डेनिश उपस्थिति बनी रही। अंग्रेज 1588 में स्पेनिश का आर्माडा पर अंग्रेजों की जीत के बाद देश का वाणिज्य गतिविधि से जुड़े लोग व्यापारी ईस्ट इंडीज के साथ प्रत्यक्ष व्यापार करने के बारे में सोचने लगे। 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया
इस प्रस्ताव में भारत के साथ धीरे धीरे व्यापार करने हेतु एक कंपनी बनाने की योजना तैयार की गई। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। उसे 2 वर्ष की पूर्व नोटिस देकर समाप्त किए जाने का प्रावधान था। इसके बाद में किंग जोन्स ने अगर व्यापार के एकाधिकार बड़े पैमाने पर लोगों के हितों के लिए हानिकारक पाया गया तो 5 वर्ष के नोटिस पर समाप्ति का प्रावधान को जोड़कर दीर्घकालिक बना दिया। व्यापारिक कोठियों की स्थापना 1612 में कप्तान बेस्ट ने सूरत के पास स्वेले के युद्ध में पुर्तगाली बेड़े को हराया तथा सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति ली। 1615 में सर थॉमस रो को किंग जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जिन्होंने अपने दरबार में विरोध के बावजूद अंग्रेज को व्यापारिक रियायत दी। 1622 में अंग्रेज ने ईरान को पुर्तगालियों से हरमुज पर कब्जा करने में मदद कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। इसी साल उन्होंने आराम गांव में मछलीपट्टनम और फैक्ट्रियां स्थापित की। 1633 में उड़ीसा में बलासोर और हरिहरपुर में कारखाना स्थापित किया। 1640 में मद्रास खरीद कर पोर्ट सेंट जॉर्ज में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसके बाद 1651 में हुगली में एक फैक्ट्री स्थापित की गई। 10 पाउंड स्टार्लिंग के मामूली किराए पर किंग जेम्स द्वितीय से बॉम्बे द्वीप को पट्टे पर लिया गया। 1688 में अंग्रेज ने विपरीत परिस्थिति का सामना किया जब वे बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान से लड़े और पराजित हुए। उन्हें मुगल क्षेत्र से बाहर निकलने और सूरत में अपनी फैक्ट्री बंद करने के लिए कहा गया। उसने तुरंत शांति समझौता किया और अपनी खोई स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया। शांति समझौते के द्वारा कलकत्ता के पास एक फैक्ट्री के लिए अनुमति दी गई तथा अंग्रेजों ने सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकाता नामक 3 गांवों को मिलाकर खरीदा, जिसे मिलाकर वर्तमान कोलकाता बना। 1714 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक स्थित मिशन तत्कालीन मुगल बादशाह फर्रुखशियर से मिलने गया। इस व्यापारिक मिशन में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन अथवा ख्वाजा सईद शामिल थे। डॉक्टर विलियम्स हैमिल्टन, जिसने सम्राट फर्रुखशियर को एक प्राणघातक फोड़े से निजात दिलाई, उसकी सेवा में से प्रसन्न होकर 1717 में सम्राट फर्रुखशियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निम्नलिखित सुविधाओं वाला फरमान जारी किया। बंगाल में कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिल गया। कंपनी को कलकत्ता के आसपास की भूमि किराए पर लेने का अधिकार मिल गया। बम्बई की टकसाल से जारी किए गए कंपनी के सिक्के को मुगल सम्राट ने मान्यता प्रदान कर दी। सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक कर देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार हो गया। इतिहासकार अमरेश ने फर्रुखशियर द्वारा जारी किए गए इस फरमान को कंपनी का महान अधिकार पत्र या कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। कंपनी के आंतरिक विकास 1615 से 1686 के बीच कंपनी की शक्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई। 1615 में से अपने कैप्टन को कमीशन प्रदान करने की अनुमति दी गई। 1625 में कंपनी के गवर्नर और निर्देशकों को सिविल के साथ साथ आपराधिक मामले के क्षेत्र में भी न्यायिक शक्ति प्रदान की गई। 1661 में कंपनी को विदेश में अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सैनिक और गोला बारूद के साथ युद्ध जहाज भेजने के लिए अधिकृत किया गया। 1683 में युद्ध की घोषणा करने और शांति स्थापित करने और सेना की संख्या को बढ़ाने और प्रशिक्षित करने और बनाए रखने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। 3 साल बाद 1786 में उसने अपने नौसेना के एडमिरल की नियुक्ति की और इसी प्रकार से मुद्रा जारी करने का अधिकार मिल गया। फ्रांसीसी भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय व्यापारी फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से की गई थी। इस कंपनी का नाम कंपनी द इंड ओरिएंटल रखा गया। फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की और 1659 में मछलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1673 में बंगाल के मुगल सूबेदार ने फ्रांसीसियों को चंद्र नगर में बस्ती बनाने की अनुमति प्रदान की। पौंडीचेरी और फ्रांसीसी की वाणिज्य युद्ध वृद्धि 1674 में फ्रांसीसियों ने बीजापुर के सुल्तान से पौंडीचेरी नाम का एक गांव प्राप्त किया। यहाँ एक संपूर्ण शहर की स्थापना की जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। धीरे धीरे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे, कराईकल, कलासोर, कासिम बाजार में अपनी व्यापारिक बस्ती स्थापित की। फ्रांसीसियों का भारत आने का प्रमुख उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य था। भारत आने से लेकर 1741 ईस्वी तक फ्रांसीसियों का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश के समान पूर्णतः वाणिज्यिक ही था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1723 में यनम, 1725 में मलाबार तट पर माहे और 1739 में कराईकल पर कब्जा कर लिया।
प्रमुख यूरोपीय कंपनियां कंपनी होगी और उसका स्थापना हो गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इस्तादो दे इंडिया 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बेरी गंडे ओस्ते इंडिशे कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी एंड्स ओरिएंटलिस 1664, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। सर्वोच्चता के लिए अंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष पृष्ठभूमि अपने व्यापारिक हितों के कारण अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के द्वारा अनिवार्य रूप से भारतीय आंतरिक राजनीति में दखल दिया जाने लगा। मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के बाद दक्कन के मुगल शासक अधीनस्थ अधिकारियों की मांगे और मराठाओं के छापे से यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं थे। इसलिए यूरोपीय कंपनियां इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उन्हें स्वयं की सुरक्षा हेतु अपने सैन्य बलों को विकसित करना चाहिए। ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों कंपनियां अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती थी। उन्होंने सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को कम कर एकाधिकार प्राप्त करना चाहा। कर्नाटक युद्ध हो गया। भारतीय इतिहास में कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 3 युद्ध लड़े गए। ये युद्ध 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे। ये युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंदिता के परिणाम स्वरूप हुए तथा इनकी यूरोप में प्रतिस्पर्धा से भी संबंधित थे। ये युद्ध 18वीं शताब्दी के अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का ही एक भाग था। इनको कर्नाटक युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत के कर्नाटक प्रदेश में लड़े गए। भारत के इतिहास में जो 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे वो पहला था प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो 1749 से 1754 ईस्वी था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो 1756 से 1763 के बीच था। देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक था। कर्नाटक प्रथम युद्ध जो था 1700 तक लड़ा गया। ये युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था जो 1740 से ही चल रहा था। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे, अतः भारत में भी इस विरोध का असर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं के मध्य 1746 में युद्ध शुरू हो गया। तत्कालीन पौंडीचेरी गवर्नर फ्रांसीसी डुप्ले युद्ध में के पक्ष में नहीं था। उसके प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज अधिकारी से बात की पर कोई समाधान न निकल सका। अंग्रेज अधिकारी बर्नेट के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेने के उपरांत डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्निदो के सहयोग से मद्रास को घेर लिया और 21 सितंबर 1746 को मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु डुप्ले अपने लक्ष्य फोर्ट सेंट डेविड को जीतने में असफल रहा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय। ये युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन के मध्य लड़ा गया। ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का युद्ध जो 1740 में प्रारंभ हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए भी उत्तरदायी था। 1748 में संपन्न एक्स-लॉ-शैपल की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ और संधि में निश्चित की गई शर्त के अनुसार फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। द्वितीय युद्ध हो गया 1749 से 1754। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो हुआ वो 1749 से 1754 के मध्य हुआ। कर्नाटक के दूसरे युद्ध का कारण हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासन के उत्तराधिकारी के मध्य विवाद था। असफ जाह जिसने दक्कन में हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी की मृत्यु के पश्चात नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बना। उसके भतीजे मुजफ्फर जंग ने इस दावे को चुनौती दी और दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उनके बहनोई चंदा साहब के मध्य विवाद था। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए अपनी सेनाओं द्वारा उनका समर्थन देने का आश्वासन दिया, जबकि अंग्रेज ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन को क्रमशः हैदराबाद और कर्नाटक की सूबेदारी के लिए समर्थन दिया। तो मुजफ्फर जंग चंदा साहब फ्रांसीसी सेनाओं ने 1749 में बेलोर के समीप अंबूर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। 1750 में नासिर जंग भी संघर्ष में मारा गया। इस प्रकार मुजफ्फर जंग ने डुप्ले को कृष्ण नदी के दक्षिण भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1751 में क्लाइव के नेतृत्व में अरकाट का पर घेरा डाला गया और क्लाइव को उसमें मिली सफलता इसकी प्रथम कूटनीतिक विजय मानी जाती है। डुप्ले को फ्रांसीसी क्षति के साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी अपूरणीय क्षति हुई। डुप्ले को इस असफलता के बाद फ्रांस वापस बुला लिया गया। 1754 ईस्वी में गोहेडू को भारत के फ्रांसीसी प्रदेश का गवर्नर जनरल बनाकर डुप्ले का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। गोहेडू को भारत आकर गोहेडू ने इंग्लैंड की कंपनी के साथ संधि का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप जनवरी 1755 में पौंडीचेरी की संधि हुई और इस संधि के द्वारा दोनों पक्ष इस युद्ध विराम पर सहमत हुए। तृतीय युद्ध जो हुआ 1756 से 1763 ईस्वी। कर्नाटक के दूसरे युद्ध 1749 से 54 के ठीक 2 साल बाद ही कर्नाटक का तीसरा युद्ध शुरू हो गया।
इस युद्ध में 1756 से 63 तक चला और इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था और इस बार लड़ाई कर्नाटक की सीमा लांघकर बंगाल तक फैल गई। 1757 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट लाली को इस संघर्ष से निपटने के लिए भारत भेजा। युद्ध का वास्तविक आरंभ 1758 ईस्वी में हुआ। लाली ने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड को अपने अधिकार में ले लिया। लाली ने बूसी को हैदराबाद से बुलाया ताकि इस युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें, परंतु 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। युद्ध की समाप्ति 1763 में पेरिस की संधि के साथ हुई। अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की पराजय का कारण क्या था? फ्रांसीसियों की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। फ्रांसीसी अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण यूरोप में महाद्वीपीय विस्तार में संलग्न थे और अपनी प्राकृतिक सीमा को इटली, बेल्जियम और जर्मनी तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये भारत के प्रति उतने गंभीर भी नहीं थे। दोनों कंपनियों में गठन तथा संरक्षण की दृष्टि से काफी अंतर था। फ्रांसीसी कंपनी जहां पूर्ण रूप से राज्य पर निर्भर थे, वहीं ब्रिटिश कंपनी व्यक्तिगत स्तर पर कार्य कर रही थी। फ्रांसीसी नौसेना अंग्रेजी नौसेना की तुलना में काफी कमजोर थी। भारत में बंगाल पर अधिकार कर ब्रिटिश कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लिया। दूसरी ओर फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी से उतना लाभ नहीं हुआ जितना अंग्रेजों को बंगाल से प्राप्त हुआ। अल्फ्रेड लॉयल ने फ्रांस की असफलता के लिए फ्रांसीसी व्यवस्था को खोखलेपन को दोषी ठहराया। इसके अनुसार डुप्ले की वापसी, ला बोर्दिनो तथा डंडास के भूले, लाली की अभ्यस्ता, अदम्यता इत्यादि से कहीं अधिक है। लुई 15वें की भ्रांतिपूर्ण नीति तथा उनके अक्षम मंत्री आदि फ्रांस की असफलता के लिए उत्तरदायी थी। डुप्ले तथा बूसी के अंतर्गत फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व उच्च स्तर का नहीं था। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव और सैंडर्स और लॉरेंस का नेतृत्व उच्च श्रेणी का था। डुप्ले के उत्तरदायित्व को भी यदि फ्रांसीसियों की पराजय का कारण माना जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह राजनीतिक षड्यंत्र में इतना उलझ गया था कि उसे वहां से वापस लौटाना काफी कठिन था। इसका सबका सम्मिलित प्रभाव फ्रांसीसियों के भारतीय व्यापार पर पड़ा। बंगाल में ब्रिटिश गतिविधि, ब्लैक होल की घटना। पृष्ठभूमि: सप्तवर्षीय युद्ध की प्रत्याशा में अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री को मजबूत करना शुरू कर दिया। बंगाल में ब्रिटिश गतिविधि।